नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे देश में बदलती हुई राजनीतिक स्थिति, हालात जो बदल रहे हैं और उसको स्वीकार करने में जो एक अनिच्छा नज़र आ रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, उसके संबंध में। हम लोगों ने आज ये विषय इसलिए लिया है क्योंकि आज अगर हम लोग गौर करें तो चुनाव नतीजे जो आए थे वो 1.5 महीने लगभग होने को आ गए जब 4 जून को देश में चुनाव नतीजे आए। कुछ अनपेक्षित अनएक्सपेक्टेड नतीजे आए उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से। कुछ राज्यों में इतने ज़्यादा वो स्टार्क नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर बीजेपी को झटके लगे। कुल नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अपना बहुमत हासिल नहीं कर सकी जो पिछले 2 आम चुनाव से वो लगातार कर रही थी, और वो 240 सीटों पे सिमट गई लोकसभा। ये माना जा सकता था कि ये एक बार कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से बीजेपी को ये नुकसान हुआ, लेकिन अभी पिछले शनिवार को 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए, और इन उपचुनावों ने भी यही बताया कि अब लोगों में वो बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को लेकर वो उत्साह नहीं रह गया है, और बीजेपी को इस चुनाव में उन राज्यों में भी हार का मुंह देखना पड़ा जहां लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1.5 महीना पहले उसको बहुत भारी जीत मिली थी। कम से कम हम लोग 2 राज्यों के तो नाम ले सकते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो एक नतीजा आया वो भी, हालांकि बीजेपी जीत गई वहां, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर के बाद बहुत थोड़े से बहुमत वोटों के अंतर से वो जीत पाई। और बिहार में जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जेडीयू, उसको हार का मुंह देखना पड़ा एक निर्दलीय उम्मीदवार के हाथ से। लोग समझने की कोशिश करें, जनता की तरफ से जो संदेश भेजा गया इन नतीजों से, उसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग हमने जैसी की बात शुरू की थी कि देश में माहौल बदल रहा है, उस बदलते हुए माहौल और उसके कारणों को समझ सकते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया बड़ी अजीब सी रही है। पहले दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता यह कहते हुए सुने गए, जिसका मतलब यह है कि कुछ भी बदला नहीं है, देश की जनता ने उनको फिर से पूरा समर्थन दिया है। खैर, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, लेकिन आरएसएस जो बीजेपी का मातृ संगठन है, उसकी राय ऐसी नहीं है। उसकी राय ऐसी आई है, उभर करके आई है, या उनकी जो पत्रिकाएं हैं उससे सामने आई हैं, उनके नेताओं के बयान से सामने आई, और उसमें ये कहा गया है कि कुछ समस्याएं तो थी, लेकिन जो समस्याएं बताई गई वो समस्याएं जो हैं, जो हम लोगों की समझ है जमीनी हालात की, उससे मेल नहीं खाती। अभी आज ही एक खबर आई है कि मराठी पत्रिका है आरएसएस की विवेक, उसमें एक आकलन छपा है, और उसमें महाराष्ट्र के संदर्भ में ये कहा गया है कि वहाँ पर बीजेपी या एनडीए की इसलिए हार हुई कि बीजेपी ने अजित पवार की एनसीपी को अपने साथ ले लिया। इससे एक लोगों, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह घट गया, कार्यकर्ताओं ने मन लगाकर काम नहीं किया, और कोई संवाद का, कार्यकर्ता और नेता के बीच संवाद का माध्यम टूट गया। इसकी वजह से जो हालात बन रहे थे वो लीडरशिप को पता नहीं चला, और कुल मिलाकर अंत में बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश में भी आकलन किया गया, वहाँ पर आकलन किया गया, उसमें जो एक वेबसाइट है प्रिंट, उसकी जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई, उसमें तो बताया गया कि बीजेपी में खुद कुछ अपने नेताओं को, कुछ सहयोगी दलों को, कुछ अपने कार्यकर्ताओं में घटे उत्साह को, और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दोषी ठहराया गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने सहयोग नहीं किया। पता नहीं बीजेपी सरकारी अधिकारियों से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करती है, ये तो हम लोग उसको समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम ये नहीं होता है कि वो किसी पार्टी से सहयोग करें। उनका काम होता है कि जो कानून है, नियम है, जो दिशा निर्देश हैं, उसके मुताबिक वो आचरण करें। अभी एक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत चर्चित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में रहे, अति आत्मविश्वास की वजह से हार गए। तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी और आरएसएस ने जहां हार के कारणों को समझने की भी कोशिश की है, उसमें वो बहुत ही, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि वो जड़ में जाने की कोशिश उन्होंने नहीं की है, वो फुनगी पर ही वो तलाशते रहे हैं कि आखिर कुछ ऐसा हो गया। और जब आप ऐसे तलाशते हैं तो इसका मतलब है कि जड़ में जो समस्या है उसका समाधान की भी आप आवश्यकता महसूस नहीं करते, और वो लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। जिन दो समस्याओं ने इस लोगों के भीतर, आज हम लोग कहीं भी जाएं, लोगों से बातचीत करें, आम लोगों से, गरीब लोगों से, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनसे, और यहाँ तक कि मध्य वर्ग के लोगों से, तो दो बातें उनके जुबान पर आज यूं ही छाई हुई हैं, वो है महंगाई और बेरोजगारी। ये दो ऐसी चीजें हैं, इन दोनों की वजह से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके जीवन में कोई अवसर नहीं बचा है, वो अवसरहीनता का शिकार हो गए हैं। ये स्थितियां उनको हताशा की तरफ ले जा रही हैं। भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर आत्महत्या की दरें सबसे ज्यादा है। ये अभी पिछले 10 साल का ये के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग ये महंगाई और बेरोजगारी दो सवालों पर बात नहीं करना चाहते। हालात तो ये है कि अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, जो अब केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने एक भाषण में ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया अलायंस के लीडर्स को कहा कि ये लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। क्यों? इसलिए कि ये महंगाई, ये बेरोजगारी चिल्लाते रहते हैं, महंगाई की बातें करते हैं। उन्होंने पूछा कि ये समस्याएं कहाँ हैं? फिर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये समस्याएं विपक्ष ने इसकी कहानी बनाकर फैलाई है। तो बहुत साफ है कि जमीन पर जो हालात हैं, जो लोग महसूस कर रहे हैं, अभी हाल में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया, घरेलू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो घरेलू उपभोग पर जो खर्च होता है उसके बारे में, उसके कुछ सुविधाजनक आंकड़ों को तो खुद सरकार ने खूब विचारित किया। ये बताया कि अब लोगों का कंजम्पशन बढ़ गया है, एवरेज, औसतन। लेकिन उसी सर्वे का जब एक विश्लेषण एक राष्ट्रीय अखबार ने छापा है कि देश में 41% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज 3 टाइम का भोजन नहीं कर पा रहे हैं। वो नाश्ता, दिन का भोजन और रात का भोजन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें से किसी एक की उनको कटौती करनी पड़ती है। और अगर ऐसा क्यों हुआ है, इसके कारण हम लोग बहुत समझ सकते हैं। अगर खाद्य पदार्थों की महंगाई दर देखें तो कोरोना के बाद से, कोविड के बाद से, जब से कोविड का दौर आया है, वो 9%, 8%, कुछ समय तक तो वो 10% के भी ऊपर बनी हुई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप हर महीने 9%, 10% अगर चीज महंगाई बढ़ रही हो, तो आप और जिसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है वो क्या करेगा? उसके सामने एक ही विकल्प है कि वो अपने खाने में कटौती करेगा, या जिस खर्च को वो पूरा नहीं कर सकेगा उसकी वो कटौती करेगा। ये सब ठोस आंकड़े हैं, और लोगों के अनुभव को अगर आपको जानना हो तो आप लोगों से जाकर मिल सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी क्या परिस्थिति है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस इस सवाल को स्वीकार नहीं करना चाहते। यानी बीजेपी और आरएसएस दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सरकार की नीतियों में कोई दोष नहीं है। सरकार सही दिशा में चल रही है, उसने सही पॉलिसी और प्रोग्राम अपना रखे हैं। जो समस्या सिर्फ ये है कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसी बातें हो गई, पार्टी में कुछ लोग असंतुष्ट हो गए, कुछ जगहों पर ऐसे कॉलिशन उन्होंने बना लिए, ऐसे गठबंधन बना लिए जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ गई। तो यह बात है कि हम में कोई दोष नहीं है, हम तो सही दिशा में देश को ले जा रहे हैं। यह तो बहुत साफ है कि ये एक सच्चाई से आंख मूंदना है, हकीकत से अपने को दूर ले जाना है। इसका परिणाम जो होगा बीजेपी के लिए, जो होगा सो वो तो हम लोग देख रहे हैं। अभी उपचुनाव के नतीजों ने बताया
होपफुली उम्मीद करें हम लोग आने वाले इसी साल महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ज़्यादा संभावना है कि वहाँ भी इसके नतीजे देखने को मिले। लेकिन हमारी चिंता का विषय वो नहीं है। हमारी चिंता का विषय यह नहीं है कि बीजेपी का क्या होगा। अगर बीजेपी के लोग अब सच्चाई को नहीं देखना चाहते हैं तो ये बात उनको मुबारक हो। वो अपनी बनाई हुई कहानियों में, गढ़े हुए आंकड़ों में, उसके हिसाब से जो वो ये बातें प्रचारित की गई अभी हाल में कि 8 करोड़ नौकरियां 4 साल में पूरी पैदा की गई हैं। यानी आप ये प्रधानमंत्री ने 2014 के पहले कहा था जब वो चुनाव लड़ रहे थे कैंडिडेट के तौर पर पीएम के कि अगर मैं सत्ता में आया तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करूंगा। तो अब बताया गया है कि 2021 के बाद हर साल 2 करोड़ नौकरियां औसतन पैदा हो रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया वो निभा दिया, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये बात खुद सरकारी आंकड़ों से जाहिर होती है। अभी एक सर्वे आया उन एनएसएसओ का सर्वे, वो उन कंपनियों के बारे में जिनका कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ, यानी जो कंपनी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड नहीं हुई, जो निजी कारोबार है, उस क्षेत्र में आज 16 लाख लोग कम काम कर रहे हैं जितना 2015-16 में काम कर रहे हैं। आबादी बढ़ने के साथ काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन वो घट गई। और उसके आधार पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जब एनालिसिस किया तो वो उन्होंने कहा है ये नोटबंदी, जीएसटी और कोविड की जो मार पड़ी अर्थव्यवस्था पर, उसका नतीजा है। तो इन सारी बातों को स्वीकार कर जो सुधार के उपाय करने की आवश्यकता है, अगर बीजेपी इसको नहीं करना चाहती है तो हम उसे कोई सलाह नहीं दे सकते, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। देश में जो अवसरहीनता का माहौल है, जो एक समय कहा जाता था कि भारत के पास युवा आबादी है, ये युवा आबादी हमारा डिविडेंड है, वो हमको महाशक्ति बनाएगा। वो युवा आबादी आज हताशा की शिकार होती जा रही है, उसके पास काम नहीं है। वो अपने नाराजगी का इजहार वोट के जरिए कर रहे हैं, लेकिन अगर स्थितियों को सुधारा नहीं जाता है, नीतियों में सुधार नहीं किया जाता है, और तो यह देश अपने उस डिविडेंड को, उस लाभ को खो देगा और खो रहा है। इसके अलावा इसमें जो सामाजिक अस्थिरता, जो लोगों के भीतर एक जो ये आत्महत्या जैसी बढ़ने की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इस तरह की समस्याएं आना, इनका क्या परिणाम होगा, हम भारत के कैसे भविष्य की चिंता कर सकते हैं, ये हम लोगों की सब चिंता है। हम कैसी कल्पना कर सकते हैं भारत के भविष्य, और अगर भारत का भविष्य इस बिंदु पर आकर बिगड़ता हुआ दिख रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या इसकी जिम्मेदारी आज की सरकार? हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारी पहले की सरकारों के ऊपर भी जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से उसकी जिम्मेदारी किसके माथे पर आएगी? इतिहास किसको दोषी ठहराएगा, ये सवाल है। हम लोगों के दिमाग में ये सवाल साफ है कि उसके लिए कौन दोषी होगा, कौन जिम्मेदार होगा। वो जो लीडर या जो पार्टी हैं, वो अपना भविष्य की चिंता वो खुद करने में सक्षम है, लेकिन हम लोगों की चिंता भारत का भविष्य है, और इसलिए इस भविष्य को जो भी बिगाड़ रहा है उसको, उसके दोष को बताना ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो आज बस इतना ही। हम फिर से आएंगे अपडेट लेकर अगले विषय पर। आज आप सभी को मेरा नमस्कार।